कृष्णा और चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन विजुअल हो रही है सबको? यस सर। ओके, यस सर। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। सर ये वाला तरीका सर आप लिख के पढ़ा दो ना सर। हाँ लिख के मैं तुम्हें यस सर वही अच्छा था सर, ये वाला सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हें जिस स्पीड से बोलता हूँ लिखने से भी कम स्पीड में बोलता हूँ, तो धीरे धीरे। सर वो सही रहता है सर, साथ के साथ ही बन जाते हैं नोट्स, तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं होता बाद में बनाने में। ओके, तो नोट्स आप बनाते नहीं साथ में, तो बना लिया करो। वैसे भी उसमें क्या लिखा हो तब भी बना सकते हो। सर ये बहुत सारा लिखा है ना, इसमें से काम की चीज़ें सर आप लिखवा देते तो सही रहता। अच्छा, काम की चीज देखनी पड़ेगी ना क्या क्या है इसमें। चलो देखते हैं, देखो काम की चीज क्या क्या निकलती है। काम की चीज लिखा करो ना, पूरा लिख के क्या करोगे? सर ऐसे फिर पता नहीं चलता, इतना सारा है वो, इतनी जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। पता चल जाएगा धीरे धीरे आपको काम का क्या है, बिना काम का क्या है। जैसे बुक उठाते हो तो बुक में से आप नोट कैसे बनाते हो? सारा थोड़ा लिखते हो बुक में से, जो चीज आपको लगता है कि काम की है वो लिखते हो बस। इसका बेस्ट तरीका तो ये है, आप पहले लेक्चर सुन लो, जब नोट्स बनाते हो बाद में बनाए करो नोट्स, जब लेक्चर दोबारा एक बार सुनते हो तो पहला पहले वाले तरीके से भी आता है, वो सही रहता है। यस सर, वो पहले वाला ही तरीका ज़्यादा अच्छा था, आपको एकदम परफेक्ट था। अच्छा चलो, यस सर। चलो अगली क्लास से ऐसे कर लेंगे फिर, है ना? यस सर। मेरे लिए तो आसान है, मेरे को पीपीटी बनानी पड़ेगी, मेरा तो टाइम बचेगा और। यस सर, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। अच्छा चलो, तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे जो जो होता है वो पढ़ लिया था, है ना, डाइपोल के। अब हम देखते हैं कि डाइपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स और टॉर्क कितना लगता है। तो पहले फोर्स की बात अगर हम करें तो कोई डाइपोल मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। पहले मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी आपकी। तो जो फोर्स लगेगा डाइपोल पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो मान लो ये प्लस चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्यू ई के बराबर होगी। दूसरा मान लो माइनस चार्ज है, वो यहाँ पे है, इस पे फोर्स अपोजिट लगेगा, वैल्यू सेम होगी इसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 लग रहा है। तो इस डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगता जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लेकिन इस पर टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क अगर हम लें, टॉर्क हमारा जो आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले मान लो, तो ये एक्चुअली जो घूमेगा अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा इस केस में मान लो, अगर इसका इक्वल है सब कुछ। अगर हम मान लो टॉर्क लें इसके अबाउट, तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये, तो ये इस फोर्स का टॉर्क आएगा। ऐसे ही जब मैं इस फोर्स का टॉर्क लूंगा तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का जो होगा वो ये होगा। तो नेट हमारा जो आएगा फोर्स इंटू सपोज d1 प्लस फोर्स इंटू d2। तो ये d1 है मान लो, ये d2 है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो एफ d1 प्लस एफ d2 आएगा, विच इज इक्वल टू एफ इंटू, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूं यहाँ पे तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस 2a है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, और मान लो ये टॉर्क, सॉरी जो डाइपोल है थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे 2a cos थीटा आता है और ये वाला डिस्टेंस 2a sin थीटा। हमें जो चाहिए वो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी 2a sin थीटा वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो d1 प्लस d2 आएगा वो 2a sin थीटा के बराबर होगा। तो यानी कि जो टॉर्क हमारा है वो f इंटू 2a sin थीटा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है ये एफ d1 और एफ d2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैंने ऐड किए दोनों। अगर ये एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर देता मैं, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज था मैंने ऐड कर दिया। तो एफ इंटू d1 प्लस d2 2a sin थीटा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो q इंटू ई है आपका। फोर्स को अगर मैं q इंटू ई पुट करूँ तो ये बन जाएगा q इंटू ई, ई को मैं बाहर कर देता हूँ, तो q इंटू 2a आ जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू ई, ये फोर्स आएगा।
अब Q इंटू 2A को मैंने साथ में क्यों रखा, क्योंकि ये P के बराबर है, डाइपोल मोमेंट के बराबर है, तो ये P है और ये E है। जो डाइपोल पे फोर्स लगा वो, सॉरी टॉर्क लगा, वो PE sin थीटा लगा। तो डाइपोल पे जो टॉर्क होता है वो PE sin थीटा होता है, विच इज इन वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर वो लास्ट स्टेप बता दीजिए कहाँ से? सर वो 2a sin थीटा f into 2a sin थीटा के बाद। इसके बाद तो मैंने f की वैल्यू पुट करी है ना, f की वैल्यू क्या है, तो QE है, तो f की वैल्यू QE पुट करूंगा तो Q इंटू E इंटू 2A हो जाएगा। तो मैं Q इंटू 2A को एक साथ ले आया और जो बाकी E बचा उसको मैंने अलग करा। तो ये 2a sin थीटा कहाँ से आया? ये तो बता रहा हूँ, 2A sin थीटा कहाँ से आया? 2A sin थीटा D1 प्लस D2 से, ये था ना यहाँ पे जब मैंने कहा टॉर्क लगेगा आपका, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D1 था यहाँ पे टॉर्क इस फोर्स का, और दूसरे फोर्स का टॉर्क जो था वो D2 था। एक मिनट सर समझ नहीं आया। एक मिनट बता रहा हूँ। स्लाइड ऐड करूँ फिर बताता हूँ। ऐसे था आपका डाइपोल, इस पे जो फोर्स लग रहा था ऐसे लग रहा था QE, इसका टॉर्क मैंने इसके आउट निकाला, कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा D1। ठीक है, इसका जो टॉर्क आया T टाउ1 वो कितना है, Q इंटू D1। ये क्लियर है? यस सर। ओके, ऐसे इस वाले फोर्स का टॉर्क लगाओ तो कितना आएगा, D2 आएगा। अब नेट टॉर्क अगर मैं निकालूं, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी Q इंटू D1 प्लस Q इंटू D2 आ जाएगा। QE को कॉमन ले लो तो D1 प्लस D2 आ गया। अब D1 प्लस D2 कितना होगा, ये टाइपोल ऐसे रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। टाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2a होती है जो हम कंसिडर करते हैं। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट यहाँ ब्रेक करूँ, सर a करते तो a/2 हो जाता ना फिर। हाँ अगर a लेंगे तो a/2 करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट हमारा 2a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट 2a sin थीटा है। अच्छा हाँ यस सर ठीक है। ठीक है, तो D1 प्लस D2 जो है, यानी ये जो लेंथ है हमारी, इतनी लेंथ हमारी किसके बराबर है, 2a sin थीटा की। तो मैंने इसलिए D1 प्लस D2 को 2a sin थीटा, और फिर मैंने Q इंटू 2 एक साथ कर लिया, E को अलग कर लिया, साइन थीटा को अलग कर लिया। Q इंटू 2a जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है, इंटू E इंटू साइन थीटा, विच इज फाइनली P क्रॉस E। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। सर 2 मिनट वो नोट डाउन करना है जो आपने लिखा था। कर लो। तो ये हमारा टॉर्क है। अच्छा, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी इस केस में? क्लॉकवाइज। हाँ, लेकिन अब वैसे टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में बोलें तो कैसे बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज को? into the page। यस सर। इनटू द प्लेन। ओके, आपका जो a क्रॉस b वेक्टर होता है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, है ना? तो अगर हम यहाँ पे फोर्स ये निकाले p क्रॉस e, तो ये जो आएगा आपका इनटू द प्लेन आएगा, मतलब क्रॉस बोलते हैं उसको अंदर की तरफ। जैसे हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करते थे तो ये ऐसे आता था, a क्रॉस b, और अगर आप b क्रॉस a करते थे तो नीचे आता था, है ना? तो अगर थीटा ऐसे है आपको, तो यहाँ पे आपने p क्रॉस e किया है, तो आपने p क्रॉस e जब किया तो p यहाँ पे है और e यहाँ पे है इस प्लेन में। p क्रॉस e करोगे तो उसका
अंदर आएगा, इस प्लेन के अंदर की तरफ को आएगा, नीचे की तरफ को। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द प्लेन होगी इस केस में। आई होप क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला है पी साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा मैक्सिमम जब 90 होगा, 90 पे मैक्सिमम, करेक्ट। और मिनिमम 0 पे, 0 पे और n पाई पाई। 4 पाई n पाई। हाँ, 0 और पाई लेते हैं पर्टिकुलर केस में। एक प्लेन में तो दो एंगल पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे कौन सा हो सकता है? 0 90 के अलावा 270। यस। तो मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? जब हमारा ये एंगल 0 या 180 होगा। यानी कि 0 वाला केस कब हुआ? जब आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, इस पे फोर्स इधर को लगेगा। इस समय कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स सेम लाइन पे काम कर रहे हैं, एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में अगर काम करेंगे तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस पे कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा इस पे। तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा केस हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इधर को माना हुआ है पहले से ही, इसमें फोर्स इधर को लगेगा और इस वाले पे फोर्स अपोजिट लगेगा इधर को। अब भी जो है फोर्स एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, तो इस केस में भी टॉर्क हमारा 0 होगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये केस कब हो जाए? थीटा आपका 0 है और ये केस में मान रहे हैं थीटा आपका 180 है। तो इन दोनों ही केस में इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब ये परपेंडिकुलर होगा, या तो ऐसे हो प्लस ऊपर माइनस नीचे, या फिर माइनस ऊपर प्लस नीचे। इन दोनों ही केस में जो है टॉर्क हमारा 0 होगा। सर वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला समझ नहीं आया। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल है? यहाँ पर P और E के बीच का एंगल ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने मान लिया। देखो P कैसे मानोगे? P का मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। तो माइनस अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अब प्लस यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपका डाइपोल इधर को, मोमेंट इधर को आया, माइनस से प्लस की तरफ को। और अच्छा सर, हाँ ठीक है समझ आ गया। तो ये 0 आ गया, और उल्टा रखोगे तो नेगेटिव, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो दोनों ही केस में टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, 0 और 180 के केस में। तो दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट इनमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इनको भी देखेंगे थोड़ी देर में, स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टॉर्क की बात चली थी। तो ये आ गया आपका टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ये आपको बता चुका हूँ मैं, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू E, तो 90 पे या 270 पे, और आपका ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो डाइपोल को अगर हम रोटेट करें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसे रोटेट करने में, या फिर हम ये निकालना चाहते हैं कि जब डाइपोल किसी एंगल पे रखा हुआ है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है। सर 180 डिग्री के केस में डाइपोल मोमेंट के अपोजिट टॉर्क लगाएंगे। 0 टॉर्क है ना, टॉर्क अपोजिट मतलब 180 डिग्री के केस में फोर्स और डाइपोल मोमेंट मतलब ए के बीच का ही तो एंगल है थीटा, ए वेक्टर और फोर्स के बीच का ही तो एंगल है। तो 180 डिग्री के केस में हमने ए को नेगेटिव टू पॉजिटिव माना है, P को, हाँ पी को, तो ए को, और तो फोर्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, द टॉर्क। ठीक है, फोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है। फोर्स तो मैंने चार्ज पे डिपेंड करेगी ना कि कौन सा चार्ज है आपका। ओवरऑल तो फोर्स 0 होगा, लेकिन डाइपोल पे अलग अलग फोर्स निकालेंगे, इस पे अलग फोर्स लगेगा और प्लस वाले पे अलग लगेगा।
तो माइनस वाले पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर को माना है, इस केस में आपने ये वाला केस लिया है प्लस और माइनस वाला, है ना, तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को माना है तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा प्लस वाले पे, और माइनस वाले पे इधर को लगेगा, है ना। तो एक इस पे तो फोर्स इधर को लग रहा है, इस पे इधर को लग रहा है। डाइपोल मोमेंट किधर को है आपका, डाइपोल मोमेंट इधर को है, माइनस वाले पे टुवर्ड द डाइपोल मोमेंट की साइड को लग रहा है फोर्स, और प्लस वाले पे अपोजिट लग रहा है। तो दोनों चार्ज में कंडीशन अलग अलग है, ओवरऑल नहीं बोल सकते हम कि ओवरऑल डाइपोल पे फोर्स किधर को लग रहा है, ओवरऑल तो जीरो है फोर्स, ठीक है। सर हमने माना है कि उधर लग रहा है, नहीं माना नहीं है, तो पता है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है ना आपको। सर डाइपोल मोमेंट तो अपोजिट ही लगेगा ना। डाइपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस होगा, तो माइनस से प्लस होता है डाइपोल मोमेंट आपका, ठीक है। क्या डाउट था आपको, मैं पूरा समझ नहीं पाया वैसे आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें, जो आपने पूछा था कि फोर्स। सर मैं बोलना चाहता था जैसे कि हमने जैसे ये लेफ्ट में नीचे वाला डाइपोल रखा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होनी चाहिए अगर टॉर्क 90 से थीटा पर लाना है तो। हाँ तो अभी तो मैंने घुमाने की बात की नहीं ना, अभी तो मैंने बस बोला कि एक फील्ड में रखा हुआ है, अब वो किधर को घूमेगा तो खुद घूमेगा पहले। हाँ तो सर मतलब घुमाएंगे तभी तो टॉर्क पता चलेगा कि है, अगर घूमेगा नहीं तभी तो जीरो है। नहीं आपने रख दिया उस पे तो टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, घूमेगा खुद ही घूमेगा ना, हम थोड़ी घूमेंगे, खुद ही घूम जाएगा वो तो। हाँ सर मैं, हाँ तो घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। हाँ सर तो डाउट इतना सही था कि अगर हम इसे 0 डिग्री पे रख दें, 0 डिग्री पे रख दें, ओके। तो 0 और 180 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो बहुत इजी है जी, अभी देखो अभी पता चलेगा आपको जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना इसका स्टेबल और अनस्टेबल। हाँ सर वो मुझे लगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट में रख दें और डाइपोल मोमेंट भी राइट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में और डाइपोल मोमेंट भी राइट में, तो 0 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट में पलट दे तो 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो अलग अलग केस है, तो मान लो आप कह रहे हो कि ये डाइपोल तो सेम, आप डाइपोल सेम मान रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना चाह रहे हो। हाँ सर हाँ डाइपोल चेंज करके भी हो सकता है ऐसे, तो एंगल ही तो बदलना। ओके अभी देखो इक्विलिब्रियम देखो पहले, फिर उससे क्लियर होगा, है ना। तो उस पे आ जाते हैं फटाफट से। वर्क ठीक है, अभी पहले देखो वर्क डन रोटेटिंग का डाइपोल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो माने जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर केसेस में, और एंगुलर केसेस में ये टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क इनटू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम जो वर्क डन निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं। तो वर्क डन जो होगा वो आपका टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब टॉर्क आप निकाल चुके ऑलरेडी ऊपर कुछ ये जो पी sin थीटा, तो टॉर्क आपका पी sin थीटा लग रहा है इनटू डी थीटा, तो आपने इनटू डी थीटा किया, ठीक है। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसी एंगल से किसी एंगल तक, तो आपने मान लो θ1 से θ2 इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस। करेक्ट। तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2। इसको सॉल्व करोगे आप तो या तो आप यहाँ पे माइनस साइन को बाहर रखो और आप लिखो कॉस फाइनल एंगल माइनस कॉस ऑफ इनिशियल एंगल, या तो आप ये लिखो, या फिर आप इसको जो है उल्टा कर लो, माइनस साइन को अंदर ले जाओ और आप लिख लो θ1 माइनस θ2। तो कोई भी आपकी चॉइस है, जो भी आप फॉर्मूला याद करना चाहो। तो जस्ट लाइक वैसे होगा जैसे एडिवेटिव प्रोसेस में होता था कि 1 माइनस गामा कर लो, लेकिन फिर नेगेटिव आता था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा माइनस पी डॉट ई कॉस θ2 माइनस पी डॉट ई कॉस θ1। अगर मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी कॉस θ2 यानी कि माइनस पी
डॉट ई जो फाइनल कंडीशन बन रही है आपकी, ये पी डॉट ई है कॉस थीटा 2 अगर आप करोगे तो, है ना। थीटा 2 पे जो कंडीशन होगी पी डॉट ई होगा यहाँ पे थीटा 2 पे, ऐसी है थीटा 1 पे जो पी डॉट ई की वैल्यू होगी, उन दोनों का डिफरेंस है ये। चलो तो फार्मूला जो है कोई भी याद कर लेते हैं, एक फार्मूला जो भी हमारा है, दिस इज द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन है। सर हमने वर्क डन को टॉर्क इनटू डी थीटा कैसे लिख दिया? क्योंकि वर्क डन का फार्मूला ये होता है ना, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो यहाँ पे फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे तो टॉर्क है, तो फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, एस की जगह पर डी थीटा आ गया। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने एंगुलर वेरिएबल लिए है ना, लीनियर वेरिएबल लेने की बजाय वी हैव टेकन द एंगुलर वेरिएबल्स। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये चीज आपकी आ गई, वर्क डन आ गया, अब आपको मान लो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, कहीं पे मेरे को जीरो माननी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, तो कहाँ पे जीरो माननी, किसी एंगल पे जीरो माननी पड़ेगी, कौन से एंगल पे जीरो मानूं? 90 डिग्री पे मान लेते हैं। 90 पे मान लेते हैं। लॉजिक क्या है उसके पीछे? नाइन्टी पे क्यों मानना चाहिए? तो हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं, जब चार्ज इन्फिनिटी पे होता है तो जीरो मानते हैं हम लोग एनर्जी चार्ज की, है ना। और यहाँ पे तो डाइपोल है, दो चार्ज हैं, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें जीरो मानना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें जीरो मानना पड़ेगा, तो किसी, अब हमें चॉइस लेनी है, मन हमारे ऊपर है कि हम किस पे जीरो मानते हैं, कहाँ पे जीरो मानेंगे। तो आप लोग कह रहे हो 90 पे मान लो, तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, किताबों में ऐसे लिखा हुआ है 90 पे जीरो मान लेते हैं, क्या कोई लॉजिक है या ऐसी मान लिया बस? देखो यार 90 पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है कैसे? सर यू को हम लिखते हैं ना माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। वो तो हम तब लिखते हैं जब हम एक को जीरो मानेंगे तब पी डॉट ई लिखेंगे ना, क्योंकि मेरे को 90 मान लेते हैं, फिर वहां से हम u2 माइनस u1 जो होता है वो u हो जाता है ना। इसको फिर हम एक, यस सर, हम डेल्टा यू को लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और रेफरेंस के लिए हम u1 मान लेते हैं 0, और कॉस थीटा 2 अगर हमें 0 करना है तो तब थीटा 1 को 90 मानना पड़ेगा ना। आई गॉट योर दिस थिंग, लेकिन अभी और देखो थोड़ा और कंसेप्ट में जा सकते हैं। अगर एक चीज बताओ मुझे कि हमने पोटेंशियल वैसे पढ़ा नहीं है ना अभी, पोटेंशियल का आइडिया ले लिया हमने, पोटेंशियल ओके। नो सर। आइडिया आप लोगों को पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस सर है, 10th में पढ़ा हुआ कुछ ऐसा कुछ है? यस सर। ओके चलो एक चीज, इसको चलो पोटेंशियल को छोड़ देते हैं थोड़ी देर, मान लो पोटेंशियल नहीं भी पड़ा, छोड़ो। मान लो चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, एक प्लस चार्ज लेके आना है मुझे और एक माइनस लेके आना है, तभी डाइपोल बनेगा, राइट? यस। ओके तो अगर मैं प्लस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, प्लस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, और जब मैं इधर को लेके आऊंगा इसको यहाँ पे मान लो, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा इधर को लाने में? तो आप प्लस चार्ज अपोज करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है, किस डायरेक्शन में लगता है, प्लस चार्ज पे किधर को लगेगा फोर्स, इस पे इधर को लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे, तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा, राइट? ये बात को समझ में आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, प्लस पे इधर को फोर्स लगेगा, अब मैं इसको इधर को लेके आऊंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इधर को, तो है ना, तो वर्क डन करना पड़ेगा कुछ मुझे इधर को लाने के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पे लेके आया प्लस चार्ज को, तो मुझे W1 वर्क करना पड़ा,
और यहाँ पे लेके आया तो W2, कौन सा ज्यादा होगा वर्क डन? W2। करेक्ट, W2 ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हुई है सबको? यस सर। जिसको नहीं हो रही बताते रहना, फिर बाद में ना लास्ट में ऐसा सोचो सर एक बार बता दो। शुरू से बताओ, बोलना फिर। अच्छा एक बार बता दूं? हाँ, बताओ क्या डाउट है आपको? कि सर वो बड़ा कैसे लगा? मैं कह रहा हूँ कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, हमने पढ़ा था क्यूई फोर्स लगता है ना? तो जब मैं प्लस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ इधर को, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन में, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ओके, तो मुझे यहाँ लाने के लिए इसको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे इधर को लाने के लिए, नहीं तो आएगा नहीं तो भाग जाएगा इधर को। तो जब मैं इधर को आ रहा हूँ, मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसको जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना मैं इसको आगे डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मुझे, जितना मैं आगे अंदर तक ले जाऊंगा, है ना? तो अगर मैं मान लो यहाँ तक लेके आया केवल, तो कम वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं यहाँ और आगे ले गया, इसे यहाँ तक लाया, तो वर्क और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा इसको उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो W2 विल बी मोर देन W1। आगे समझो। ओके, तो W2 वर्क करना पड़ा। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने बता दो भाई सब लोग। नो सर। नो सर। नहीं है? तो फिर आगे चलते हैं। अब मैं लेके आता हूँ माइनस, क्योंकि मुझे डाइपोल बनाना है। अभी तो एक चार्ज आया, अब मान लो माइनस को लेके आता हूँ। जब मैं माइनस को लेके आऊंगा तो उसका क्या होगा? उस पर फोर्स किधर को लगेगा? फील्ड के अपोजिट लगेगा। अपोजिट लगेगा फील्ड, करेक्ट। तो वो खुद ही भागना चाहेगा इधर को। यस सर। यस सर। खुद ही भागना चाहेगा। अब मुझे उसे लेके आना है कि मैं स्लोली लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे आके रोकना है ना उसे, मुझे कोई कनेक्टिविटी थोड़ी देनी है उसको, मुझे तो लेके आना है उसे। तो मैं अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, धीरे धीरे आया हूँ। ठीक है, यस सर। ये मेरा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, मेरा फोर्स है। ठीक है, लेकिन वो क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेगा सर तो बराबर देंगे तो फिर आगे कैसे जाएगा वो? मैंने बहुत स्लोली, आपने शुरू में कुछ स्पीड दे दी उसे, मान लो 0.001 मीटर पर सेकंड, तो मूव करता रहेगा उससे, है ना? लेकिन सर हमने तो बराबर फोर्स लगा दिया ना, तो वो रुकेगा नहीं? नहीं, अगर आप कुछ वेलोसिटी दे दोगे शुरू में भी तो फिर वो चलता रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी ना। यस सर। तो है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, मान लो सिंपली। ओके, अब मैं इसे लेके आया तो वर्क डन मेरा नेगेटिव होगा पॉजिटिव? नेगेटिव। मेरा वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर को और चार्ज जा रहा है इधर को। तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव था मेरा वर्क डन, है ना, एक्सटर्नल वर्क डन। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर कोई पूछेगा कि इधर को कैसे हो गया, है ना? क्योंकि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, मैं एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके। अब मैं इसको मान लो यहीं यहाँ पे लेके आया, तो क्या आपको लगता है यहाँ तक लाने में -W1 वर्क करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ तक लाने में -W2? ऐसा होगा या नहीं होगा? यस यस सर। यस सर। होगा, क्योंकि फोर्स देखो बराबर है, क्यू ही फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा बराबर है जो मैं लेके आ रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा -W1 करना पड़ेगा। तो अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं तो मेरा नेट वर्क डन कितना होगा डाइपोल पे? ऐसे लाके रखूं तो नेट वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। और अगर मैं ऐसे रखूंगा तो भी 0 होगा, 90 डिग्री में। यस सर। 0 होगा, है ना? तो वर्क डन मेरा 0 जो मैं 90 पे मानता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है कि इसको लाने के लिए, क्योंकि आपने इन्फिनिटी पे 0 माना हुआ है, तो वहां से यहाँ लाने के लिए आपको, जब आप ऐसे लाओगे तभी आपको 0 वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ वर्क करना पड़ जाएगा। अगर मान लो आपने एक यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ऐसे डाइपोल बनाया, तो फिर एक का वर्क
अलग होगा, एक का वर्क अलग होगा, तो नेट वर्क डन 0 नहीं आएगा। क्लियर होगी बात ये? सर इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि डी भी होता है माइनस ई डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें 90 डिग्री है, तो पोटेंशियल कुछ वो ही नहीं होगा ही नहीं, और पोटेंशियल 0 तो वर्क 0। आपने जो बोला आधा सही है, मैं एक्चुअली उससे पोटेंशियल से करना चाह रहा था, लेकिन आपने फिर बोला कि अब आइडिया नहीं। पोटेंशियल में ये होगा कि जो ऐसा होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो यहाँ पे जब आप रखोगे इसको तो डी भी 0 हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल सेम होगा दोनों का, तो वर्क डन क्यू भी होता है, तो बराबर आएगा दोनों का, ये बोल सकते हो, है ना। तो ये भी बोल सकते हो, सही है, वो भी पोटेंशियल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ से कि वर्क डन 0 आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मुझे कोई ये भी बोल सकता है सर कि आप सीधा क्यों लेके आए, मैं ऐसे तो लेके आया था इन्फिनिटी से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, वर्क डन सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए, क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी है? करेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है आपका वर्क डन, पाथ आप जो भी फॉलो करो, पाथ कुछ भी फॉलो करो, वर्क डन सेम आना चाहिए आपका, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने इजी पाथ ले लिया था, स्ट्रेट पाथ। अगर आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन सेम आना चाहिए, सेम आएगा मतलब। So this is the logic. We take the potential energy 0 at 90 degree. I hope अब ये क्लियर है। अब हम बेसिक पॉइंट पे आ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान नहीं पाए, ठीक है। तो 90 डिग्री पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपका आया है ये P डॉट E cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आया है। अब आप सर डायपोल से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए था, लेकिन आपस में चीजें रिलेटेड है ना, जब आप पोटेंशियल करोगे तो वहाँ पे कुछ चीजें रिलेटेड है आपस में, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, दोबारा कर लेंगे डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्योंकि अगर आप पोटेंशियल वाला पहले कर लोगे वैसे भी, तो फिर आप ये वाली अप्रोच नहीं समझोगे कभी भी, तो मैं भी समझिए ये एलिमेंट्री अप्रोच है ना, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे उसे, तो ये इससे भी फायदा है ना। ओके, अब जो है यहाँ पे हमारा ये है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया। तो किसी एंगल से रोटेट करने में जो आपका वर्क डन होता है ये होता है, अब आपने 90 पे 0 माना, मान लो अब मैं 90 से रोटेट करूँ उसे, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू जो मेरा होगा वो होगा यू एट थीटा माइनस यू एट 90 डिग्री। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो मान लो मैंने 90 से उसे रोटेट करके ले गया कहीं किसी और एंगल थीटा पे, ठीक है, मैंने 90 प्लस थीटा होगा एक्चुअली एंगल, तो ये जो भी थीटा मान लो 90 से ज़्यादा होगा थीटा, मान लो मैं 90 से घुमा के उसे 100 पे ले गया, तो मेरी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये आएगी। इसको मैंने ऑलरेडी 0 मान लिया है, इसको अगर मैंने 0 मान लिया है तो मेरी डेल्टा यू जो है वो इसके बराबर होगी यू थीटा के। यानी अगर मैं यू थीटा निकालना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेल्टा यू निकाल लेना चाहिए। सर ये 0 माना है आपने 90 पे? यस सर। हाँ अभी देखा था हमने पीछे, ये तो देखा था हमने कि हाँ यस सर। तो यानी मुझे अगर मैं डेल्टा यू निकालता हूँ तो डेल्टा यू मेरा जो है मेरे को सीधा यू थीटा दे देता है। अगर मैं एक एंगल को 90 मान लूँ, इसका मतलब ये है वो ये सेम ही होगा। सर
तो प्रेजेंटेशन क्या प्रेजेंटेशन हट गई सर। प्रेजेंट नहीं हो रही स्क्रीन हट पर। गई? ओके ओके, मैं करता हूँ। बंद हो गई थी ना वो। मैं उस पेज पे आ जाऊँ पहले, फिर प्रेजेंट करता हूँ आपको। पहले मैं देखूँ सेव भी हुआ नहीं हुआ। सेव नहीं हुआ, आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको 90 को 90 पे 0 मान लेते हैं, अब दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? यस सर। यस सर। ओके, तो डेल्टा यू जो मेरा होगा वो यू थीटा माइनस यू 90 ये लिखा था हमने, इसको हमने 0 मान लिया था, तो डेल्टा यू इक्वल टू यू थीटा होगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा यू जो मेरा आ रहा है वो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ रहा है, डेल्टा यू इक्वल टू यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2, ये होना चाहिए। अब मैं इसको अगर 90 मान लूँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और यहाँ पे इसको 90 मानूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी जो यू थीटा 1 है यहाँ से वो कितना आ गया आपका, कुछ गलत नहीं सर ये जो थीटा 1 आपने बड़ा माना है क्यों? सर ये इसकी जगह वर्क डन होना चाहिए ना। थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये यू थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, ठीक है। हमने थीटा 2 को 90 माना है, थीटा 2 को 90 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा माइनस यू थीटा 1, ये आपका आ जाएगा पी डॉट ई कॉस थीटा 1, Yes, sir. ठीक। और यहाँ से हमारा यू थीटा 1 आ जाएगा माइनस पी डॉट ई कॉस थीटा 1, यानी कि ये पी डॉट ई आ गया। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है थीटा किसी भी थीटा पे या थीटा 1 पे, वो इतनी होती है माइनस पी डॉट ई के बराबर होती है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा, और इसमें हमने अज्यूम किया है कि 90 डिग्री पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वो अजम्पशन इज करेक्ट, कोई गलत नहीं है अजम्पशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी यू सर एक मिनट पीछे कर दो। पी कॉस थीटा। सर ये हमारी मर्जी, हम किसको बड़ा मान ले, यू थीटा 1 या यू थीटा 2? ना ये जो हमने किया था ये हमने रोटेट किया था ना, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए किया था ना इंटीग्रेशन। हाँ यस सर, हाँ सर। इससे जो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल यही आएगा ना। यस सर। ओके डन। यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आ रहा है दोबारा, तो जब कॉस 0 होगा यानी 90 पे आपका यू 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 वो आपने मानी हुई है ऑलरेडी, आनी भी चाहिए। अब दो केस आते हैं यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, दोनों पे ही कॉस की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 आती है। तो जब प्लस 1 आएगी थीटा इक्वल टू 0 पे, तो ये चीज़ माइनस पी हो जाएगी, तो कॉस थीटा आपका 1 होगा। और जब कॉस थीटा माइनस 1 होगा यानी 180 के केस में, तो ये एनर्जी आपकी प्लस आ जाएगी। तो एक केस में आपका माइनस पी आया, एक केस में प्लस पी आया। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम माइनस 1 हो सकती है। तो दिस इज योर, वी कैन से जो ये पी आ रही है, दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द केस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड बीच वाला केस है जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे मिनिमम होती है, इधर मैक्सिमम होती है। तो व्हेन P इज पैरेलल टू E यानी थीटा हमारा 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। थीटा 0 मतलब cos थीटा 1, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम थीटा 0। और अगर एंटी पैरेलल है ये, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम
अब इस केस में अगर हम देखें टॉर्क की बात करें, टॉर्क इन दोनों केसेस में 0 था, लेकिन एक केस में एनर्जी मिनिमम है, एक में मैक्सिमम है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के होंगे। आपको ध्यान होगा ये चीज जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है जब ऐसा कोई केस होता है, मान लो Yes, बहुत sir. मैग्नेटिक है ना, और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो दोनों केस में एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती है और यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। फोर्स दोनों केस में 0 होता है, नेट फोर्स। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है? जब थीटा एनर्जी 0, जब हमारा ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस है, तो ये तो हमारा हो गया अनस्टेबल, और थीटा 0 वाला हो गया स्टेबल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक बार बता दीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको डिस्टर्ब करें इक्विलिब्रियम को, तो बॉडी अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेंड करने की कोशिश करे। जैसे मान लो ये बॉल है, इसको उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ और छोड़ दूँ, तो ये क्या होगा, वापस आने की कोशिश करेगी अपनी पोजीशन पे, या फिर यहाँ ले जाऊँ तो वापस आने की कोशिश करेगी। यस सर। है ना, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये वाला जो है ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि फोर्स 0 है, रुका हुआ है, लेकिन अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस नहीं आएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो बिखर जाएगा पूरा। ठीक है, बट वो यस सर। cos थीटा इक्वल्स टू -1 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होता है? इसमें तो मिनी मैक्सिमम वाले केस में एनर्जी मैक्सिमम अगर हमारी होती है, जैसे ये केस था ना, तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम थी ना हमारी। अभी इसको मैं और एक ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अब ये समझ लो कि ये जो है ये मैक्सिमम एनर्जी है यहाँ पे आपकी जब बॉल की, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही थी। ऐसे ही जब डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। सर वही तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है वहाँ पे? क्यों हो रहा है? ओके, आई बताता हूँ क्यों हो रहा है। देखो कॉन्सेप्चुअली इसको समझें आप, दोनों समझ लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और ये डाइपोल रखा हुआ है, तो कौन सा केस है? थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ? थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, फोर्स 0 है, टॉर्क भी 0 है। अब आप इसको घुमाओ, मान लो थोड़ा सा इसको घुमाया ऐसे, उस पर फोर्स किधर को लगेगा? प्लस वाले पे फोर्स ऐसे लगेगा और माइनस वाले पे फोर्स ऐसे लगेगा। अब ये फोर्स से कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये दोनों फोर्सेज हैं, ये कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। आपने इसको डिस्टर्ब किया था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था आपने इसको, और इस पे टॉर्क कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। आपने तो उठा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया था, लेकिन जो इस पे फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो से क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, तो इसको अपनी पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं उससे? इक्विलिब्रियम पे दोबारा लाना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल हुआ। सर पर वो माइनस वाले चार्ज की डायरेक्शन लेफ्ट की टुवर्ड्स क्यों है, वो समझ नहीं आया। माइनस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स लगता ही है, तो देख ही चुके हैं हम लोग। प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, माइनस पे अपोजिट लगता है, हम पढ़ चुके हैं। सर 90 पे रखेंगे तो न्यूट्रल? 90 पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, हाँ बोल सकते हो। सर मतलब स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं। हाँ, अभी देखते हैं न्यूट्रल का मतलब। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है आपका यहाँ पे। 90 पे तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। 90 पे से इक्विलिब्रियम नहीं होगा आपका, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन हो सकता है? 0 और 1 पे। हाँ, तो यहाँ पे न्यूट्रल की कंडीशन बन सकती है क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर आप सोचो, न्यूट्रल कंडीशन तो यहाँ पे बन जाएगी कहाँ पे बनेगी? सर 90 में बन जाएगी ना। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, फिर वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अगर हम मूव नहीं करनी चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जो है पहले तो इक्विलिब्रियम नहीं है ना यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कैसे है यहाँ पे? तो इसका टॉर्क 90 पे स्टैटिक रह जाएगी ना। नहीं, अगर आप इसे छोड़ दो तो क्या पे रुकी रहेगी है, तो घूम जाएगी खुद ही।
नो सर। इसमें टॉर्क इक्वल नहीं है। टॉर्क जीरो नहीं है ना यहाँ पे। तो मतलब टॉर्क जीरो होना चाहिए उसके लिए। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स शुड बी जीरो एंड टॉर्क शुड बी जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा होगा। बस सर। तो दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए यहाँ पे, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशन तो है आपका, फोर्स तो जीरो आएगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते इस कंडीशन को। ठीक है, अभी चलो उसको चेक कर लेंगे और क्या कंडीशन हो सकती सर 90 पे टॉर्क कुछ है। 90 पे टॉर्क जीरो आता है। नहीं सर, वो 0 पर 180 पे करता हूँ। हाँ, 90 पे तो टॉर्क 90 पे टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। बिल्कुल ये है ना, 90 का केस तो ये वाला था ना। टॉर्क आपका पी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब उल्टा केस देखते हैं, अगर मैं माइनस को यहाँ रखता और प्लस को यहाँ रखता और इसको घुमाऊं थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा। अब इस पे जो फोर्स होगा प्लस वाले पे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और माइनस वाले पे अपोजिट होगा। तो अब ये जो फोर्स है, ये इस डाइपोल को कैसे घुमाना चाहेगा? वापस क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमा देगा ये। तो क्या ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल है। सर एंटी क्लॉकवाइज कैसे है? अनस्टेबल में जो है, अनस्टेबल का बोल रहे हो आप? यस सर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये फोर्स इधर को लगेगा, माइनस वाले पे, यस सर। प्लस वाले पे इधर को लगेगा। अब हम इसके अबाउट देख रहे हैं, तो इसके अबाउट ये ऊपर वाला फोर्स किधर को घुमाएगा इसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस वाले चार्ज को? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ऐसे ये वाला फोर्स किधर को घुमाएगा? इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो हम लोग, आपने ये भी एंटी क्लॉकवाइज। धागा बंद के घुमाया, मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो दोनों मिला के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना इसको, यानी। यस सर। ठीक है, तो हमने जब इसे क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से और ज्यादा घुमा दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वापस नहीं लेके आते इसे, और घुमा दे रहा है। तो इट इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज द केस ऑफ अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। तो इसको हम चाहे तो एनर्जी की उससे बोल सकते हैं। जब पेपर में आपके बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड वगैरह में ऐसे नहीं समझाते हैं लोग, जो मैंने समझाया है, बोर्ड वगैरह में ऐसे समझाते हैं एनर्जी वगैरह से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बाई चांस कि एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वैसे वो वाला ज़्यादा साथ में। हाँ, कॉन्सेप्चुअली तो वही सही है। ओके, तो ये यहाँ तक हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ डाइपोल की एनर्जी। यस सर। है ना, टॉर्क डाइपोल पे उसका फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसमें जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सिर्फ थीटा 1 माइनस थीटा 2 वाले में ध्यान रखना, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है बस। सर वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था। नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। नॉन यूनिफॉर्म में भी पढ़ना है वो। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म बस थोड़ा सा वो है कि क्या होगा। इसका आंसर 1 है। आंसर इसका 1 क्या है? √3 चेक कर लेते हैं। बाकी लोग निकालो फटाफट। 2 डाइपोल बनेंगे यहाँ पे। एक ऐसे और एक ऐसे।
तो हमारा टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा। जहाँ तक पढ़ लेंगे हम लोग वहाँ तक। ठीक है सर। निकाला बाकी लोगों ने डाइपोल मोमेंट यहाँ पे Q इंटू एल आ यस जाएगा, सर। निकाल दिया QL और QL आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एंगल 60 डिग्री है तो पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा का रूट, तो ये 2 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा 60 तो 1/2 होता है तो √3 ऑफ पी हो जाएगा ये, और पी आपका Q इंटू एल है यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा भी आता है कई बार कि 2 यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस क्यों यहाँ रखा हुआ है, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएंगे डाइपोल आपस में, एक डाइपोल इधर को बन जाएगा, एक इधर को बन जाएगा, वो भी हम निकाल सकते हो। तो डाइपोल को वेक्टर की तरह ऐड करना है बस, क्योंकि डाइपोल होता भी वेक्टर ही है, डाइपोल मोमेंट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी। सेकंड है। यस सर। यस सर। सेकंड। Sir, option 2. मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, पी साइन थीटा होता है टॉर्क, सर पी। पी हो जाएगा पी यहाँ पे आपका Q इंटू 2A होता है, तो Q आपका 1 माइक्रोकूलम है और 2A आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका आ गया 2 इंटू 10⁻⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। यूनिट सारी SI यूनिट है, तो यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जब पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, जब आपके एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन, जब तो फॉर्मूले में ऐसे कुछ आता है या फिर ऐसा आता है, तो यहाँ पे जो ए होता है वो डाइपोल मोमेंट लेंथ जो होती है डाइपोल का उसका आधा होता है, ये ध्यान रखना। पेपर में जब आएगा सीधा तो मान लो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है डाइपोल की लेंथ, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डालना पड़ता है आपको, इसमें गलती मत करना पेपर में, ध्यान रखना है 2A होता है हमारा, हमने 2A माना है डाइपोल की लेंथ को, अब ये ए आया है। अब ये करते हैं,
सर हो गया। हो गया? क्या आंसर है? यस सर। कितना आंसर माई है? माई माइनस 1.28 माइनस 2 माइनस 13 कितना? माइनस 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस 13 सर 13 13 ओके, बाकी रूम का भी ईयर है? ये वाला आ रहा है क्या रहा है आपका? 30.72 into 10⁻⁻24। यस सर मेरा भी। आपका क्या रहा है? मेरा भी यही आ रहा है। क्या 30 पॉइंट? यस सर या तो डायपोल रोटेटिंग द डायपोल 180 डिग्री, तो आपको डायपोल को रोटेट करना है 180 डिग्री, उसका वर्क डन निकालना है आपको। तो पहले एंगल क्या माना आपने? 0। यस सर इनिशियली हमने 0 माना है और फाइनली हमने 180 माना है, तो वर्क डन हमारा आ जाएगा माइनस पी कॉस 180 माइनस ऑफ दिस, यानी कि आ जाएगा माइनस पी ई, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। टू पी आ जाएगा, पी आपका हो जाएगा इतना, चार्ज इंटू डिस्टेंस 2.4 है, सॉरी 10⁻⁻10 ये डिस्टेंस हो गया, तो ये पी आ गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया 4 इंटू 10⁻5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे सॉल्व हो जाएगा हमारा 32 दूनी 64 और 24 चौके कितना होता है 96, ये हो गया, ये हो गया 1910 29 29 से 5 गए 24, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर सर 61.44। सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा 2 से नहीं किया था, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैं ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमने इनिशियल पोजीशन कुछ माननी पड़ेगी। आंसर देखते हैं क्या दिया इसमें, सॉल्व है 61.44। सर सही दिया। तो हमने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हमने इक्विलिब्रियम वाली मानी, क्योंकि इस हमने 0 की मानी क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमम वो होती है ना एनर्जी, तो हमने स्टेबल वाली कंडीशन मानी है शुरू में कि डायपोल जो था वो अपने स्टेबल कंडीशन पे रहा होगा, और आपने उसे 180 डिग्री मूव कर दिया, इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस निकाला। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने जब आप एनर्जी निकाल रहे हो तो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो चेंज इन एनर्जी के लिए आपको इनिशियल एंगल पता होना चाहिए कि इनिशियल क्या है हमारा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नोट डाउन करने में ज्यादा समय लग जाता है। वैल्यू लिख लो ना केवल उसकी जो वैल्यू दी हुई है।
सर ऑप्शन भी आ रहा है। बी सेकंड चेक कर लेते हैं। करेक्ट है। यस सर। डन सर। तो इसमें अलोंग लिखा हुआ है ऑलरेडी। इनिशियली डाइपोल जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ था थीटा 0। तो आपने जब रिफ्लेक्ट किया 60 डिग्री तो वर्क डन कितना आया, तो वर्क डन जो हमारा होगा वो 2 × 10⁻⁹ आया। जब आपने 60 डिग्री रोटेट किया यानी कि पी कॉस इनिशियल माइनस कॉस फाइनल, ये इतना है। और ये पूछ रहा है कि वर्क डन इफ इज डिफ्लेक्टेड 30 डिग्री फर्दर। फर्दर का मतलब कि फाइनल एंगल 90 हो जाएगा और इनिशियल एंगल आपने 60 से रोटेट किया, स्टार्ट आपने यहाँ से किया, ये आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, दोनों में आपको डिवाइड कर दो, दोनों को पी कट जाएगा आपको, दोनों केस में आंसर आ जाएगा आपको। कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस पी नहीं आएगा यहाँ पर? हाँ नहीं माइनस नहीं आएगा। माइनस तब आता है अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे। अगर आप θ2 माइनस θ1 लिखते तो बाहर माइनस आता, वो जो करता आपको उस टाइम पे। या तो ऐसे याद कर लो इसे, और या फिर माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो फिर इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। सर जो वर्क डन बाय बॉडी मतलब वर्क डन में एक्सटर्नल होता है वो नेगेटिव ही होता है उसमें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल नेगेटिव ही होता है इनमें, मतलब क्या पता चला। सो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। डिपेंड करता है आपने कैसे वर्क किया। मैंने आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, टॉर्क को कैसे, डाइपोल को मैंने घूमना किधर को चाह रहा है, आपने किधर को घुमाया, या आपने जो फोर्स लगाया उस साइड को घुमाया, अपोजिट घुमा, उस पर डिपेंड करेगा ना। तो जिधर को आप टॉर्क लगा रहे हो अगर उधर को घुमा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर आपने टॉर्क किसी और साइड को लगाया, घूम किसी और साइड को लाया तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे तो नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव आएगा। सर अगर cos 60 डिग्री माइनस cos 0 लेते तो नेगेटिव आता है उस केस में। तो आप अगर Yes. उसका है ना, क्योंकि हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे देखो आपने क्या यहाँ पे कैसे घुमाया, आपने घुमाया से 0 से 60 ये घुमाया ना, आपने ऐसे घुमाया। यस सर, तो अभी हमने cos 0 पहले लिया है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 पे क्या है इसका इक्विलिब्रियम, किस तरह का इक्विलिब्रियम था इसका 0 पे, किस तरह का इक्विलिब्रियम था, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको घुमाया तो क्या ये घूमना चाहेगा, ये वापस आना चाहेगा? वापस आएगा। वापस आएगा। तो आपको घुमाने के लिए वर्क करना पड़ेगा या ये आप पे वर्क करेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, है ना। लेकिन मान लो मैं उल्टा करता, अगर मैं 60 से और इधर को घुमाना होता मुझे, तो मुझे घुमाना पड़ता है, खुद घूमता है? खुद घूमता। खुद घूमता तो वर्क डन क्या होता, मेरे ऊपर होता। मतलब मेरे को अगर स्लोली घुमाना है उसे, मेरे को काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो जाता वर्क डन। नेगेटिव हो जाता है ना। कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो सही है वो। ठीक है, ओके। यस सर, क्लियर। तो भाई जो बिल्कुल फॉर्मूले से चलना चाह रहा है उसको कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट से, वो सीधा फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला याद रखो सारे। और जो कंसेप्ट से चलना चाह रहा है फिर कॉन्सेप्ट देखो, दोनों अप्रोच सही है। थॉट्स ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म। यस सर, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में माइनस नहीं आएगा, -p/2। -p/2 क्यों? cos तो 1/2 होता है, 0 होता है 90।
परमानेंट जीरो होता है ना। ओके सर, ओके, यस सर, ओके। नाउ इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म में तो भाई फोर्स डिफरेंट लगेगा, इस पे Q इंटू E1 लगेगा इस पे, और दूसरे वाले में Q इंटू E2 लगेगा। दोनों फोर्स अलग अलग होंगे, तो नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो फोर्स यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क में तो फिर ये अलग ही केस बन जाएगा। टॉर्क में तो एक्चुअली होगा यहाँ पे ये कि ये रोटेट किसी और पॉइंट के आउट करने लगेगा, मैंने सेंटर के आउट नहीं करेगा, फिर कहीं और किसी के आउट रोटेट करेगा, ठीक है। तो वो तो वही इंजीनियरिंग वाला क्लास होगी, उसमें देखेंगे कैसे इस केस में होगा। अभी तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी जेई में, एडवांस में रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्या है, फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फोर्स यहाँ पे नॉन जीरो होगा, जो कि जीरो होता था यूनिफॉर्म फील्ड में। तो फोर्स यहाँ पे जो होगा वो माइनस ये होगा। दूसरा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ये होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इट इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। हमें पोटेंशियल एनर्जी आपने जो निकाली है वो पी डॉट ई है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पी तो हमारा कांस्टेंट होता है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, अगर डाइपोल का हम रिजिड माने। फोर यहाँ पे ई वेरी कर रहा है, तो जब पी डॉट ई का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई रह जाएगा अंदर, तो ये कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा, पी डॉट माइनस डी बाई डी आर, ठीक है। सर ये माइनस कहाँ चला गया? हाँ माइनस भी आएगा, माइनस पी डॉट डी आर, माइनस तो हो गई, ठीक है। इसको ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 था और यहाँ पे E2 था। जो नेट फोर्स लगेगा वो Q इंटू मान लो E2 माइनस Q इंटू E1 लगा, Q तो सेम है तो E2 माइनस E1 लगा। अब E2 माइनस E1 क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, मान लो यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना डिफरेंस होगा दोनों में। भाई मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है, मान लो वो लैम्डा है, कि आप 1 मीटर जाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो आप जा रहे हो, आप कितने मीटर जा रहे हो, कितने मीटर, ये लेंथ कितनी होगी, ये 2a है, तो ये लेंथ 2a cos थीटा होगी, यस सर, 2a cos थीटा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो जाएगा, E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा चेंज, चेंज पर यूनिट लेंथ इनटू 2a cos थीटा लिख सकता हूं मैं, यस सर। भाई पर मीटर इतना चेंज हो रहा है, सॉरी इतना चेंज हो रहा है और मैं इतने मीटर गया, इतना इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चेंज हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 इतना होना चाहिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, और लैम्डा क्या है मेरा डी बाई डी आर इंटू कॉस थीटा, वही फॉर्मूला बन गया, ये बन गया P डॉट डी बाई डी आर, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे समझ सकते हो इसे। ठीक है, समझ में आया सबको, आगे चलें। यस सर। अब आते हैं ऑसिलेशन मोशन ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने एसएचएम पढ़ा था 11th के लास्ट में। तो ये एक और एसएचएम है डाइपोल का, फिर वही करोगे आप, टॉर्क लिखोगे, क्या कर देते हैं हम लोग, A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा कर देते हैं, वहाँ से हम ओमेगा निकाल देते हैं, फिर टाइम पीरियड निकाल देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ एंगुलर है एम स्क्वायर एक्स लिख देते हैं ना, यहाँ एंगुलर है तो यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश करोगे, जो भी ये आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर आ गया अगर आपका,
तो फिर टाइम पीरियड आपका 2π/ω होता है, तो आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉर्क कितना लगेगा आपको, टॉर्क आपको पता है P sin थीटा लगेगा, और अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल है तो यू कैन राइट इट एज थीटा। अब जो आपका टॉर्क है वो आई अल्फा होता है, तो टॉर्क को मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा आपका आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा या फिर पी थीटा हो गया। तब तो आपने जब वो किया स्मॉल एंगल लिया तो अब अल्फा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा है। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब मैं आई को भी नीचे ले आऊं तो आई यहाँ चला जाएगा। ये सर ये पी थीटा कैसे हो गया? साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं ना छोटे एंगल के लिए। लिमिट लगाया साइन थीटा या फिर टेन थीटा को हम ये लिख सकते हैं। जब भी साइन थीटा आएगा या टेन थीटा आएगा, जैसे हमने पेंडुलम में किया था। सर सिर्फ इन्हीं दोनों को? हाँ केवल अगर कॉस को लिखेंगे, कॉस को क्या लिख सकते हैं छोटे एंगल के लिए? 1 करेक्ट। कॉस 0 1 होता है। तो जब एंगल स्मॉल होगा आपका तो वैल्यू 0.97 0.96 ऐसी आएगी। तो हम इसको जो है लगभग 1 लिख सकते हैं। और अगर साइन थीटा है या टेन थीटा है तो उसको थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा था हमारा, तो साइन थीटा ले लीजिए। सर साइन 0 तो 0 ही होता है। हाँ तो मैंने थीटा आएगा ना, वो 0 भी करेंगे। सर 0 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं 0.2 0.3। हाँ कुछ ज्यादा 0.001 मान लो, लेकिन 0 नहीं होगा है ना। ओके, तो कुल मिला के प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। तो अगर ये प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया हमारा तो फिर वही वाली इक्वेशन बन गई आपकी ये वाली। तो अल्फा इक्वल टू ये है, तो ये चीज यानी हमारी ओमेगा स्क्वायर है। सर ये नीचे वाला स्टेप एक बार बता दीजिए। नीचे वाला स्टेप ये है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा था आपका। टॉर्क आपको पता था क्या है? टॉर्क आपका जो है पी साइन थीटा था, यानी पी थीटा था, है ना। तो पी थीटा दिया हमने टॉर्क की जगह पे, बस आई अल्फा। सर ये माइनस में जो है जो रखा है, टॉर्क हमने माइनस में क्यों लिखा है? यस टॉर्क हमने यहाँ पे माइनस में क्यों रखा है? क्योंकि हम इसको जो कर रहे होंगे, क्या नाम बोलते हैं, इसका जो टॉर्क इस पे लग रहा होगा, हम स्टेबल उसकी बात कर रहे होंगे ना, स्टेबल से डिस्प्लेस कर रहे होंगे ऐसे। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट में लिखते हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर आपने थीटा इसको एंटी क्लॉकवाइज दिया तो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज लग रहा होगा। फिर सर ये रिस्टोरिंग टॉर्क है ना? रीस्टोरिंग टॉर्क है क्योंकि ये इसलिए 0 माइनस है। हाँ। इसलिए माइनस है ना। अगर रिस्टोरिंग नहीं होगा फिर तो करेगा नहीं ना, उसके फिर तो भाग जाएगा दूर अगर आप अनस्टेबल वाली कंडीशन में। यस ओके सर। ओके, तो ये हमारा आ गया। तो आई अल्फा ये आया, यहाँ से अल्फा ये आया, तो ये यानी ये चीज हमारी क्या आई? ओमेगा स्क्वायर आ गई पी बाई आई। ठीक है, ये सब थीटा यहाँ पे गलत हो गया। तो पी बाई आई जो है लास्ट स्टेप में आई को यहाँ लिया है ना नीचे। ओमेगा हमारा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, सर वो डी स्क्वायर क्या लिखा है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यस सर। पिछली स्लाइड दिखा देगा। पिछली स्लाइड ओके। इसमें साइन वन देख रहे हैं, मैंने साइन वन का ध्यान नहीं रखा, बस मैंने आपको केवल मैग्नीट्यूड वाइज समझाया है। साइन वन आप देख लेना कि माइनस आएगा प्लस आएगा, तो चेक कर लेना। सर ये आई कैंसिल किससे हुआ? आई कैंसिल नहीं हुआ, आई को मैं अपन में ले गया नीचे यहाँ पे। यस सर। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर ये है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो क्लियर हो सबको? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ई
ये आ गई पी बाई आई, यहाँ से ओमेगा आ गया हमारा, और फिर टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो कैसे आया ये समझ नहीं आ रहा है। या तो 11th में किया तो हुआ है, वाले क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन 11th में नहीं किए तुमने? जब आपका ये आ गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर कितना आ गया, ये समझ में आया? यस सर, ये तो आ गया। ये आ गया, फिर क्या हुआ? ये चीज़ यानी ओमेगा स्क्वायर है आपकी, तो ये चीज़ क्या है आपकी? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये अल्फा है, ये अल्फा इज इक्वल टू समथिंग इनटू थीटा आता है। जब तो समथिंग क्या होता है, ये क्या होता है समथिंग? ओमेगा स्क्वायर। एचएम के क्वेश्चन में क्या है? यस सर। तो समथिंग यानी ओमेगा स्क्वायर है ये। तो ओमेगा स्क्वायर अगर ये है तो ओमेगा क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, यानी पी बाई आई का रूट होगा। ओमेगा आ गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो उसको इन्वर्स कर दो ओमेगा को, आई बाई पी हो गया। अब हुआ क्लियर? आपने साला एचएम वाली क्लास मिस कर दी ना लास्ट में? यस सर। तभी आपको आगे नहीं, तो मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो बार-बार निकाल रहा मैं। सर एक बार ही करके दिखा दीजिए। क्या सर ये कैसे आया ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू? देखो, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आती है, मैंने ये बताया था कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे करते हैं कन्वर्ट। a प्रोपोर्शन टू x जो है बेसिक कंडीशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो लीनियर में ऐसे लिखेंगे, एंगुलर होगा तो ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो जो भी प्रोपोर्शन का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो वो करते हैं, आप सॉल्व करते हैं एसएचएम में, तो हम देखते हैं वहाँ पे कि जो एक कांस्टेंट आता है ये ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है? यस सर। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट आता है, तो यानी जो कांस्टेंट जो भी आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आप किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आओ, a इक्वल टू समथिंग, मान लो कोई भी आ गया, मान लो -5x आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 5, ओमेगा रूट 5 हो गया। यस सर। तो हमें इस फॉर्म में लाना होता है, तो हम यहाँ पे ले आए थे इस फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, इस फॉर्म में आ गए। यस सर। बस फिर हमारा ओमेगा आ गया, एंड वंस वी गॉट द ओमेगा, अब हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है। यस सर। बस तो यही तो करना है। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल। तो जो आपके मॉलिक्यूल वगैरह पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, तो उनका टाइम पीरियड का एस्टिमेट लगा सकते हैं यहाँ से। जब आपका मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल अगर वाइब्रेट करेगा, उसको अगर मैक्सिमम फील्ड में टाइप वाइब्रेट करेंगे तो कितने टाइम पीरियड से वाइब्रेट करेगा। ओके, आगे चलें। सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। यस सर। डन सर। आपके अगर नोट रह जाते हैं तो मैं आपको पीपीटी तो सेंड कर ही देता हूँ, उससे नहीं करते आप लोग नोट? लेकिन ना सर वो टाइम वेस्ट हो जाता है उतनी देर में, तो क्वेश्चंस ही हो जाएंगे। नहीं, आपका रिवीजन के लिए ठीक है ना, अगर आप उसके उस बहाने आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा चीजें जो आपने क्लास में पढ़ी हैं। यस सर। तो बेनिफिशियल हो सकता है वो। एक बार मैं कोई किताब पढ़ रहा था अबाउट द माइंड की जो पावर होती है, रिमेम्बरिंग पावर, तो उसमें लिखा था कि जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो आपको उसको 24 घंटे बाद एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहिए, और एक बार यस सर, एक हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। अगर आपने 3 पीरियड में रिवाइज कर दी तो आपको फिर वो छप जाएगी दिमाग में,
है ना। तो जो आप पढ़ रहे हो यहाँ क्लास में, आई थिंक उसने लिखा था लगभग कि ये ज्यादातर किताबों में लिखा होता है कि लगभग मेरे ख्याल से 60% ही रिगेन रहता है आपको, बाकी आपका लूज हो जाता है विदिन 24 आवर। ये बहुत जरूरी है। तो साइंटिफिकली आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज कि आप दोबारा से नोट बनाओ। थोड़ा आपको मेहनत तो लगेगा कि यार इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन फायदा बहुत होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लो ऐसा डाइपोल कुछ बना दें जहाँ पे कि एक चार्ज की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। एक चार्ज तो फिक्स है आपका, पॉइंट चार्ज है, लेकिन जो प्लस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग के ऊपर, और एक चार्ज इक्वल है, मैंने प्लस क्यू ही है लेकिन पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या होगा, अलग अलग डाइपोल बनेंगे, छोटे छोटे डाइपोल बहुत सारे। तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक छोटा सा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मैंने डाइपोल मोमेंट निकालोगे, दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, सबको ऐड करोगे। ऐड मतलब इंटीग्रेशन करोगे, तो यानी आपको सारे डाइपोल को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे? इंटीग्रेशन से करोगे। तो पहले एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल लो, फिर उसे इंटीग्रेट कर लो। एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डीपी मान लो। डीपी कितना हो जाएगा? इसका चार्ज मान लो, इस पर डीक्यू चार्ज है, तो डीक्यू चार्ज इनटू लेंथ। लेंथ तो यहाँ पे कितनी होगी? आर। प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस तो आर ही है, चाहे आप ये वाला चार्ज लो, चाहे ये वाला चार्ज लो, चाहे ये वाला चार्ज लो, है ना। डिस्टेंस तो आर आएगा हमेशा। यस सर। ठीक है, आर आएगा। अब डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू हमारा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपने कितनी लेंथ ली है। तो डी क्यू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पाई आर लेंगे क्योंकि आधी रिंग है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ डीएल। अब डीएल जो है वो आपकी आर डी थीटा है। यस। डीएल को मैं रेडियन में है तो आर डी थीटा लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू रेडियस इनटू दिस। तो ये आपका बन गया क्यू पाई आर आर डी थीटा इनटू आर। तो डीएल कैसे आ गया वहाँ पे? जब आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हो और हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें छोटी सी लेंथ पे चार्ज चाहिए, तो हम कैसे लेते हैं कि हम देते हैं पूरी लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू। तो 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दिस इनटू डीएल। भाई पर मीटर लेंथ पे क्यूएल कितना चार्ज है, क्यू बाई एल। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, डीएल। उसको डी क्यू को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब केस होंगे तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा केस आएगा तो कभी पूछेगा कि इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, तो हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम। तो उस छोटे से वॉल्यूम पे चार्ज आ जाएगा। कभी बोलेगा आपको इतने सरफेस एरिया पे कितना वॉल्यूम होगा, तो सॉरी चार्ज होगा, तो आप बोलोगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा सरफेस एरिया। तो सब केस में ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देवेश क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है ना। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे आगे। यहाँ पे वो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना कंपल्सरी, मतलब ऐसे भी लेते हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज अगर रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, लेंथ में, तो लेंथ में पूरी लेंथ में क्यू चार्ज है मिला के, चार्ज फैला हुआ है क्यू चार्ज। तो पर यूनिट लेंथ आपको किसका चार्ज चाहिए था, आपको केवल एक डाइपोल देखना है छोटा सा। तो छोटा डाइपोल आपने मान लो ये वाला बना दिया, इतनी लेंथ लेके। अच्छा ठीक है समझ आ गया। है ना, तो ये हमारा जो डाइपोल बना है इन दोनों के बीच में बना है। हमने इतना चार्ज लिया उसमें, जो चार्ज बिल्कुल पास में होगा इस पे। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया दिस थिंग। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी बनेगा कितना बना है, क्यू इनटू आर इनटू डी थीटा बाय पाई। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको थीटा को। सर लेंथ भी है स्मॉल ही लिया ना, लेंथ क्या की हमने सर, डीएल लिया है ना। हाँ, लेंथ को हमने डीएल माना है, लेंथ को डीएल, स्मॉल लेंथ मानी है। हाँ, स्मॉल लेंथ को डीएल माना है। हमको मल्टीप्लाई बाय sin थीटा भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय sin थीटा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे आप तो आपके एंगल फिर आपको अलग अलग डाइपोल लेने पड़ेंगे। आपका डाइपोल इधर को आया है, इसका डाइपोल इधर को आएगा, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा आपको। सो जो हॉरिजॉन्टल वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल, इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेंगे, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक डाइपोल आपका ये बनेगा,
इसका भी कंपोनेंट इधर को आएगा और इधर को आएगा, तो ये वाले तो कैंसिल होते जाएंगे आपके बार बार। बचेंगे कौन से वाले आपके? नीचे वाले बचेंगे, ये वर्टिकल वाले। तो साइन थीटा वाले। हाँ, तो ये देखो कौन सा एंगल बनेगा थीटा। आपने थीटा जो माना है ये माना है, तो कौन सा बच रहा है आपका? कॉस वाला बचेगा। आपने थीटा यहाँ से माना ना? यस सर। बस मानते हैं साइन आ जाएगा cos आ जाएगा। अगर नीचे से मानेंगे तो फिर हाँ बोल सकते हो आप, नीचे से अगर मानोगे तो फिर आपका उल्टा आ जाएगा। अगर आप थीटा, तो फिर आपका इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बेस से मानेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना? हाँ, बेस से मानोगे तो बोल सकते वैसे हो। एक ही बात पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक किया है, π/2 तक, तो इन्होंने क्या बराबर नीचे से माना होगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब डिपेंड करता है, कहीं से भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, आप नीचे से मानो चाहे ऊपर से मानो, आंसर तो सेम ही आना है। लिमिट चेंज हो जाएगी बस आपकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे। तो अगर मैं ऊपर से मानूंगा तो मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, फिर कहां से कहां तक करूंगा? π/2 से -π/2, -π/2 से +π/2 करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं नीचे से मानता 0 से π, तो मैं 0 से और पाई तक इंटीग्रेट करता फिर, तो आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा बस, ये वैल्यू, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इसको सब लोग ना खुद निकालना एक बार, तो आंसर इसमें आ रखा है तो खुद ही निकालोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको खुद निकाल के देखना है कि आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जो इन्होंने निकाला है 2qr/π × sin q 5/2। फिर उन्होंने एक जनरल निकाल लिया फाई के लिए। ठीक है, और अगर आपकी पूरी कंप्लीट रिंग होगी तो डाइपोल कितना आएगा? डाइपोल मोमेंट 0। क्योंकि डाइपोल हर जगह पे हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा इस केस में। तो फिर तो क्वेश्चन टाइप हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। टॉपिक से अलग करने की जरूरत है इसको। हाँ, क्वेश्चन ही बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, कोई चीज जब आईआईटी में या कहीं आ जाती है किसी एग्जाम में, उसके बाद उसकी थ्योरी बन जाती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि पास्ट में, जो पहले आए उसके बाद उसकी थ्योरी बन गई। तो ऐसे थ्योरी चलती है। चलिए सर यहाँ पे जो हमने किया है उसकी लिमिट्स तो -π/2 से +π/2 लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने ऐसे माना तो आपको -π/2 से +π/2 जाना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ से माना होता नीचे से बेस से, तो आपको 0 से और पाई तक जाना होता। ठीक है, यस सर। चलिए, तो इसको सब लोग निकाल के देखना एक बार कि ये सही आता है या नहीं आता है। और पूरी कंप्लीट रिंग का आपको बताइए, कंप्लीट रिंग में क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के कारण देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्लास को आज की। तो जैसा आपका मन। अच्छा, मेरा मन तो नहीं है लेकिन करनी तो पड़ेगी। चलिए, तो अभी स्टॉप कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब मन नहीं है तो अब रहने भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यस सर। तो यहाँ पे एल को हमने पाया कैसे लिख दिया? मन का ये होता है कि मन तो जो है फिर और भी क्लास होती है तो वो भी देखनी पड़ती है। सर स्टूडेंट्स लेफ्ट भी हो गए। सर लेफ्ट भी हो गए स्टूडेंट्स। हाँ, तो हो ही जाते हैं कई लोग जरूरी है, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है ना। लेंथ को पाई क्यों लिखा भाई? लेंथ तो पाई ही तो होती है। हाफ रिंग की कितनी लेंथ होती है? पूरे की 2 पाई होती है। कहाँ पे लिखा है पाई? सर वो क्यूब अपॉन में लिखा है ना आपने। अच्छा, ये तो भाई सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होगी आपकी, 2 पाई आर पूरी रिंग होती है, तो आधी रिंग पाई आर नहीं होगी। सर हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बाय ऑल ऑफ यू। सर यस
सर यहाँ पे जो लिमिट अगर हम 0 से π/2 लेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। अब तो मतलब हम क्वार्टरिंग की निकाल लें फिर उसे हाफ की कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आप ये वाला इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का में अभी वो नहीं पढ़ी ना, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होंगी आपने। प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि माइनस ए से जो ए वाला इंटीग्रेशन होते हैं, अगर ये सिमेट्रिक हैं तो ये ट्वाइस ऑफ 0 से ए हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे जब आप -π/2 से π/2 करोगे तो आपको ट्वाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।